राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इस बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा था इक्विवेलेंट वेट। ठीक है भाई, तो ये जो इक्विवेलेंट वेट अपना टॉपिक चल रहा था, इस इक्विवेलेंट वेट को मैं एक फार्मूला ऐसे लिखूंगा कि इक्विवेलेंट E इक्वल होगा m अपॉन n। ये फार्मूला इक्विवेलेंट वेट निकालने का है। ठीक है, अब यहां पर ये E इक्वल m अपॉन n क्या है? आपने यहां पर क्या क्या चीजें पढ़ी थी? आपने पढ़ी थी नंबर 1 किसी आयन का, पहला आपने पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट निकालना किसका? आयन का। तो आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला क्या था भाई? फॉर्मूला मास ऑफ आयन अपॉन उसकी वैलेंसी। फॉर्मूला मास ऑफ आयन अपॉन उसकी वैलेंसी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप Na+1 का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें, Na+1 का, तो क्या आ जाएगा बताओ? Na+1 आ जाएगा इसका फॉर्मूला मास, या इस आयन का जो वेट है उसकी बात करें, आयन का जो एटॉमिक वेट है वो इस आयन का एटॉमिक वेट है या कितना? 23 अपॉन उसकी वैलेंसी कितनी है? 1। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। दूसरा, जैसे मान लीजिए सपोज आप Cl- का निकालना चाहें तो ECl- आ जाएगा कितना? Cl- का कितना होता है? 35.5 अपॉन 1, 35.5 आ जाएगा। तो आपने Na+ का निकाल लिया 23, Cl- का निकाल लिया 35.5, यानी आयन का, आपको किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया कि फॉर्मूला मास ऑफ आयन अपॉन वैलेंसी। ठीक है भाई, आपको आयन का निकालना आ गया। आयन के बाद आप किसका निकाल सकते हैं बताओ? साल्ट का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि NaCl का आप इक्विवेलेंट वेट निकालें, तो NaCl बना किस किस से बताएं? NaCl बना है भाई Na+1 और Cl-1 से। तो ENaCl अगर आप निकालेंगे तो ENa+1 और ECl- को जोड़ दें। ENa+1 अभी निकाला था आपने 23, ECl- अभी आपने निकाला था 35.5, दोनों को जोड़ दें 58.5 आ जाएगा। तो आपको किस किस का निकालना आ गया भाई? आयन का निकालना आ गया और साल्ट का निकालना आ गया। पिछले वीडियो में दोनों पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ते हैं एसिड और बेस, इन दोनों का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और बेस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किसका भाई? एसिड का। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इसका फार्मूला है मोलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन उसकी बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी क्या होती है भाई? बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन है उनकी संख्या बेसिसिटी कहलाती है। जैसे HCl 1 H हटाएगा, बेसिसिटी 1, H2SO4 2 H हटाएगा, बेसिसिटी 2। जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले यहां पर आपको केवल बेसिसिटी बताता हूं। जैसे HCl है 1 H हटाएगा, बेसिसिटी 1, H2SO4 है 2 H हटाएगा, बेसिसिटी 2। तो बेसिसिटी होती है कि कितने H वो हटाता है, वो उसकी बेसिसिटी होती है भाई। ठीक है, अब यहां पर बेसिसिटी पता चल गया आपको। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की जो संख्या है वो बेसिसिटी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं CH3COOH की बात करूं तो यहां हाइड्रोजन 3 है, लेकिन 4 नहीं हटाएगा ये। CH3COO- प्लस H प्लस, तो रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन है वो केवल 1 है, इसलिए आप कहेंगे कि एसिटिक अम्ल की जो बेसिसिटी है वो 1 है। क्लियर बात?
तो बेसिसिटी होती है कि भाई कितने H हटाएगा वो उसकी बेसिसिटी होगी। ठीक है भाई। अब अगर मान लीजिए मैं पहला एग्जांपल लेता हूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl आप निकालें, तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी बताएं? सबसे पहले जरूरत पड़ेगी भाई मॉलिक्यूलर वेट की। तो H का और Cl का एटॉमिक वेट जोड़ दें, 1 + 35.5 बराबर 36.5 आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, और इसकी बेसिसिटी होती है 1। तो EHCl आप निकालेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट तो आ गया भाई साहब 36.5 और बेसिसिटी 1, इसका जो तुल्यांकी भार है वो आ जाएगा 36.5। तो किसी एसिड का कैसे निकालेंगे बताओ आप? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड में आप उसकी बेसिसिटी का भाग दे दें। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं और लेता हूं यहां भाई, कौन सा? H2SO4 का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या निकालू बताओ? इसका सबसे पहले मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा। 2 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर का 32, AO का 16, 4 का 64, कितना हो गया भाई? 98 हो गया। 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर का 32, 1 O का 16, 4 का 64, 98 हो गया। 2 हाइड्रोजन हटाएगा तो इसकी जो बेसिसिटी है वो बेसिसिटी होगी 2। तो अब आप निकालें कि EH2SO4 आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 अपॉन इसकी बेसिसिटी 2, 49। ठीक है, यह आ गया आपका H2SO4। अब अपन आगे निकालना सीखते हैं तीसरा, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का जो फार्मूला है वो आपके पास है भाई, E = m/n। ये फार्मूला है, E = m/n, ये फार्मूला है, जिसमें यहां पर आप ये ध्यान रखें, एसिड का निकाल रहे हैं तो ये m मॉलिक्यूलर वेट है और ये n बेसिसिटी है। क्लियर बात? एसिड का निकाल रहे हैं तो n अपन एसिड के अकॉर्डिंग लेंगे भाई, m मॉलिक्यूलर वेट है, n बेसिसिटी है। क्लियर? तो मैं n निकालना बता रहा हूं बस, m तो आप निकाल लेंगे भाई। ठीक है, m आप निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं यहां पर ये 3 एग्जांपल है, इन 3 एग्जांपलों की स्ट्रक्चर बनाता हूं। फिर जैसे आपको यहां लगेगा 3 हाइड्रोजन ये दे रहा है, 3 हाइड्रोजन ये दे रहा है, 3 हाइड्रोजन ये दे रहा है, तो यार रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या आप 3 लिख देंगे, बेसिसिटी 3 लिख देंगे सबकी, वो गलत होगी। राजस्थान बोर्ड के पेपर में भी कई कंपटीशन एग्जामों में इन तीनों का इक्विवेलेंट वेट और इनकी बेसिसिटी कई बार पूछी गई है। तो आप क्या करें, इनके स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले मैं H3PO4 की स्ट्रक्चर बनाता हूं। स्ट्रक्चर ये है, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। दूसरी स्ट्रक्चर इसकी ये है, P डबल बॉन्ड O, 3 ऑक्सीजन है, ये लो 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, अब 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। तीसरी स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O, केवल 2 ऑक्सीजन, 1 हो गया, 1 ये रहा, 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ये इन तीनों की स्ट्रक्चर है, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। इन तीनों की ये स्ट्रक्चर है भाई। ठीक है, अब आप बात करें इनकी किसकी, बेसिसिटी की, तो ध्यान रखना H वो रिलीज किया जाएगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो तीनों H रिप्लेसेबल है, इसलिए मैं बोलूंगा बेसिसिटी इसकी 3 है, क्षारकता इसकी 3 है। यहां केवल ये 2 हाइड्रोजन ही रिप्लेसेबल हैं, इसलिए यहां इसकी 2 हो जाएगी। यहां केवल ये 1 OH का H हटेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। यहां ये 2 हाइड्रोजन हट सकते हैं, इसलिए यहां पर बेसिसिटी 2 है। यहां तीनों हाइड्रोजन हट सकते हैं, इसलिए यहां बेसिसिटी या क्षारकता 3 है। अब मैं निकालूंगा क्या, इक्विवेलेंट वेट। फार्मूला क्या है बताएं,
m अपॉन m, m आप इन तीनों का निकाल लेंगे तो मैं क्या करूंगा, यहां m अपॉन 1 हो जाएगा, यहां m अपॉन 2 हो जाएगा और यहां m अपॉन 3 हो जाएगा भाई। ये इक्विवेलेंट वेट लो किस किस का, H3PO2 का, H3PO3 का और H3PO4 का। ठीक है भाई, तो ये फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड है उनका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो गया। और अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लूं, और एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए HClO, HClO3, HClO4, HClO2, ये रहा HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इन सभी एग्जाम्पलों में एक ही हाइड्रोजन है, तो इनका जो इक्विवेलेंट वेट अगर आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा m अपॉन 1, m अपॉन 1, m अपॉन 1, m अपॉन m 1। m क्या है यहाँ बताएं, m इनका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, एक एग्जांपल अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि ये जो मेरे पास एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड का आप इक्विवेलेंट वेट निकालें, तो देखो आपके पास फार्मूला है कि E इक्वल होता है m अपॉन n। ठीक है, कितने H हटाता है ये, तो एसिटिक एसिड का अगर आप आयोनाइजेशन देखें तो ये CH3 C+- और H+1 यानी एक H हटाता है, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 हो गई, n बराबर 1 हो गया। तो जो एसिटिक अम्ल है उसकी क्षारकता 1 होती है भाई, बेसिसिटी 1 होती है। और अगर आप तो इसका फार्मूला इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल हो जाएगा m अपॉन 1। m देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि m आपको निकालना आता है, कैसे आता है कि यहां देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता, 2 का हो जाएगा 24, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 का 4 हो जाएगा, एक O का 16 होता, 2 का 32 हो जाएगा, सबको जोड़ दें 60 आ जाएगा। तो मैं अणुभार या मोलिकुलर वेट निकालना नहीं बता रहा। ठीक है, तो यहां मैं m बार बार नहीं निकालूंगा, तो m कितना आ गया भाई 60, 1 से डिवाइड कर दें 60/1, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया एसिटिक एसिड का कितना 60 आ गया भाई। क्लियर बात, तो ये आपने निकालना सीख लिया इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना भाई, किसी एसिड का। अब आप निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट किसका, बेस का। बेस क्या होते हैं, जो OH- पानी में रिलीज करते हैं आर्नियस के अकॉर्डिंग। 10th क्लास आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि आर्नियस नामक वैज्ञानिक ने यह कहा था कि क्षार वो होते हैं जो OH- देते हैं। ठीक है, और जो रिप्लेसेबल OH- की संख्या है वो इसकी क्या कहलाएगी बताओ, एसिडिटी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर जो एक नेम आया है वो है एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या होती है बताएं, रिप्लेसेबल OH- की संख्या उसकी एसिडिटी होगी। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं NaOH की, तो बताएं कितना OH- देगा, ये 1 OH- देगा। क्लियर बात। अगर मैं CaOH के होल ट्वाइस की बात करूं तो बताओ कितने OH- देगा, ये 2 OH- देगा। और अगर मान लीजिए सपोज मैं FeOH के होल थ्राइस की बात करूं तो ये 3 OH- देगा। तो मैं यहां पर इसकी क्या लिखूं बताओ, एसिडिटी लिखूं, अम्लता लिखूं, तो इसकी अम्लता 1, इसकी अम्लता 2 और इसकी अम्लता 3। अम्लता पता चल गई। फार्मूला अपने पास क्या है, फार्मूला है अपने पास E इक्वल m अपॉन n। ठीक है, यहां पर m क्या है बताएं, m आपको पता है कि m आप मोलिकुलर वेट लेके चल रहे हैं और n आप बेस है तो एसिडिटी होगी, बेस है तो एसिडिटी होगी। तो यहां पर आपने ये एसिडिटी या n निकालना सीख लिया। ठीक है भाई, तो कैसे निकाला आपने बताओ n, मोलिकुलर वेट में n से डिवाइड कर दें, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। n आपके पास एसिडिटी है और एसिडिटी या अम्लता का मीन्स है कितने
OH माइनस वो देगा, जितने OH माइनस देगा वो उसकी एसिडिटी होगी। ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए मैं यहां पहला एग्जांपल लेता हूं ENOH। NaOH का इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं अपन। तो NaOH का तो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, M/N। M की अगर आप बात करें तो इस NaOH का जो M है, इस NaOH का M 40 होता है, 1 से डिवाइड कर दें 40 आ जाएगा। तो जो NaOH है उस NaOH का इक्विवेलेंट वेट 40 आएगा। या फिर मैं कहूं सिर्फ आप इतना लिख दें, या मैं तो इतना ही लिखूंगा M/N आ जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां इक्विवेलेंट वेट E आ जाएगा, M/2 आ जाएगा, और यहां इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा E बराबर M/3 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा E इक्वल M/1 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप जो मोलिकुलर वेट होता है उस मोलिकुलर वेट में एसिडिटी का भाग दे दें, एसिडिटी से डिवाइड कर दें। एसिडिटी से डिवाइड करने के बाद आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट आपका एसिड का आ गया, बेस का आ गया। ठीक है। अब अपन निकालते हैं आगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट वेट। जो निकालने का फॉर्मूला है वो है ग्राम मोलिकुलर वेट में आप वैलेंसी से डिवाइड कर दें। ग्राम मोलिकुलर वेट या फिर सिंपल मोलिकुलर वेट ही बोल दें आप। हालांकि मोलिकुलर वेट को ग्राम में लिख दें तो वो ग्राम मोलिकुलर वेट हो जाएगा, और उस ग्राम मोलिकुलर वेट को आप वैलेंसी से डिवाइड कर दें तो आपके पास मोलिकुलर वेट अपॉन n का मीन्स वैलेंसी आ जाएगा। अब एसिड के लिए होता है E इक्वल M/N। M मोलिकुलर वेट होता है और N यहाँ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल या रिप्लेस्ड हाइड्रोजन होता है। जो हाइड्रोजन हटाए जाने वाले हाइड्रोजन की संख्या होती है भाई, कितने हाइड्रोजन आप हटा सकते हैं वो यहाँ पर वैलेंसी होगी, या वो यहाँ पर उस एसिड की बेसिसिटी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ H2SO4 दिखाया जा रहा है। इस H2SO4 का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो H2SO4 से 2 हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा सकते हैं। इसलिए इस H2SO4 के मॉलिक्यूलर वेट 98 को 2 से डिवाइड कर दें 49 आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49 आता है, कारण इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है और एसिड है तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी, तो 2 से डिवाइड कर दें H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। एक रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ NaOH प्लस H2SO4। इस रिएक्शन में आप ये देखेंगे कि H2SO4 इस रिएक्शन में केवल एक H प्लस रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या है वो 1 है। इसलिए इस रिएक्शन में अगर आप मान लीजिए, इस रिएक्शन में अगर आप H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ निकालने के लिए हाइड्रोजन, यहाँ जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो केवल एक ही है। यानी यहाँ पर जो H2SO4 है उस H2SO4 ने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, इसलिए यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 का होगा 98/1, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन ही H2SO4 हटा रहा है इस रिएक्शन में, इसलिए 98/1 आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट, 98 आ जाएगा। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट इस रिएक्शन में 98 आ रहा है, और वैसे H2SO4 2H प्लस भी रिप्लेस करता है, इसलिए H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 98/1 तो हो गया इस रिएक्शन में, और अगर 2 हाइड्रोजन जहाँ रिप्लेस करता है वहाँ 98/2 हो जाएगा। बेस की बात करें तो बेस क्या होते हैं, जो OH माइनस रिलीज करते हैं, और जितने OH माइनस रिलीज करेंगे, जितने OH माइनस देंगे उससे डिवाइड कर देना मोलिकुलर वेट अपॉन N। N यहाँ बेस है तो एसिडिटी होगी, और एसिडिटी होती है जितने OH माइनस देगा। तो बेस की अगर आप बात करें तो बेस के लिए होगा क्या भाई, E इक्वल M/N। M यहाँ पर होगा मॉलिक्यूलर वेट और N होगा एसिडिटी।
एसिडिटी का मीन्स कितने OH माइनस देगा, तो इक्वलेंट वेट ऑफ NaOH हो जाएगा यहाँ 40/1, क्योंकि NaOH 1 OH माइनस देगा, NaOH की एसिडिटी 1 होगी। तो एसिड में जो N होता है वो एसिड में N तो होता है बेसिसिटी, और बेस में N होता है एसिडिटी। कितने H प्लस हट सकते हैं, कितने OH माइनस हट सकते हैं, वो इसकी एसिडिटी बेसिसिटी होती है भाई। साल्ट में क्या होगा है, कोई भी साल्ट होता है तो उसमें E इक्वल होता है M/N, और वहाँ साल्ट में N होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। जैसे Na2CO3 की बात करें तो टोटल पॉजिटिव 2, टोटल नेगेटिव 2, 2 से डिवाइड कर दें तो 106/2 इक्वल 53 आ जाएगा। तो 53 इक्वलेंट वेट होता है Na2CO3 का, क्योंकि यहाँ E इक्वल M/N, M 106 आ गया, N टोटल पॉजिटिव चार्ज, 1 सोडियम का +1, 2 सोडियम का +2, 2 से डिवाइड कर दें, और नेगेटिव चार्ज देखें तो CO3-2, वहाँ भी 2 से डिवाइड कर दें आप। तो साल्ट में जो N होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो Na2CO3 में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव 2 है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव 2 है, क्योंकि यहाँ 2 Na+1 है या 1 CO3-2 है, 2 से डिवाइड कर दें, प्लस माइनस चार्ज नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, 2 से डिवाइड कर दें, Na2CO3 का इक्वलेंट वेट आ जाएगा भाई। तो साल्ट का इक्वलेंट वेट निकालना गया, साल्ट के इक्वलेंट वेट में N यहाँ पर होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, एसिड में होता है बेसिसिटी, बेस में होता है एसिडिटी, और आयन में होता है वैलेंसी। इक्वलेंट वेट ऑफ CaCl2 निकालना हो तो यहाँ Ca पर +2 चार्ज है, 2 से डिवाइड कर देंगे भाई, 111 में 2 का भाग दे दो, 55.5 आ जाएगा CaCl2 का इक्वलेंट वेट, क्योंकि यहाँ Ca पर चार्ज +2 है, 2 से डिवाइड करेंगे आप यहाँ, अगर आपको CaCl2 का इक्वलेंट वेट निकालना हो तो। दूसरा एग्जाम्पल आ गया आपका साल्ट का, पहला एग्जाम्पल Na2CO3 का है, दूसरा एग्जाम्पल CaCl2 का है। आगे अपन निकालते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो यहाँ पर N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किए जाते हैं या गेन किए जाते हैं, यानी या तो गेन या लॉस्ट जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उससे डिवाइड कर दें, या ऑक्सीडेटिव स्टेट में जो चेंज होता है उससे डिवाइड कर दें, ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज होता है उससे डिवाइड कर दें अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो। यहाँ N क्या होता बताएं, N होता है यहाँ ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या ऑक्सीकरण अंक में चेंज, N होता है तो E इक्वल होता है M/N, और यहाँ N है त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ, KMnO4 से MnSO4 में यहाँ पर चेंजेज हो रहा है, तो यहाँ पर जो KMnO4 है इस KMnO4 में MnQs+7 है और आगे जा कर के Mn+2 में, तो यहाँ 5 का चेंजेज हो रहा है। इस रिएक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ जो OS में चेंज है वो 5 का हो रहा है, इसलिए यहाँ KMnO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट है 158, उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में MnO4-1 Mn+2 में चेंज होता है और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए 5 से डिवाइड यहाँ करना पड़ेगा आपको मॉलिक्यूलर वेट को।
तो KMnO4 के मोलिकुलर वेट को 5 से डिवाइड कर दें, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा एसिडिक मीडियम में। तो मोलिकुलर वेट ऑफ KMnO4 अपॉन 5 इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 आ जाएगा भाई। न्यूट्रल मीडियम की बात करें तो KMnO4 का जो मोलिकुलर वेट है उसमें 3 से डिवाइड होगा, और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम की बात करें तो वहाँ 1 से डिवाइड होता है। तो M/5, M/3 और M/1 क्रम से एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में KMnO4 का ऑक्सी इक्विवेलेंट वेट निकालना है। K2Cr2O7 की बात करें तो K2Cr2O7 में 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। यहाँ K2Cr2O7 में Cr की OS प्लस 6 आएगी, प्लस 6 से प्लस 3। तो यहाँ जो चेंजेज है वो चेंजेज होगा भाई, या फिर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं यहाँ 6। इसलिए यहाँ K2Cr2O7 का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको 6 से डिवाइड किया जाएगा। तो ये आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जो इक्विवेलेंट वेट निकालना है ये सीख लिया। कल अपन इस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जो इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसको एक बार कल अपन वापस एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल और फिर सीखेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना। आज अपन ने सीखा है आयन का, साल्ट का, एसिड का और बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का हल्का सा मैंने आइडिया दिया है, कल मैं इसके इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना बताऊंगा। तब तक के लिए आप घर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। धन्यवाद।